हेलो एवरीवन, हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हैं भाई आप लोग? एक बार जल्दी से कमेंट कर दें। मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों के पास? सब कुछ बेहतर और क्लियर है। अगर शुरुआत करें क्लास की। राम राम भाई, सभी को नमस्कार, वालेकुम अस्सलाम। चलिए भाई एक बार कमेंट कर दें, सब कुछ बेहतर है, क्लियर है। अगर विपिन, विनय, मृदुल, संजय, राधिका, विनीता, एवरीवन। चलिए भाई एक बार बात समझ लें ध्यान से। आज क्या करने वाले, मैं एक ही बात बार बार कहता हूं, बहुत ध्यान से, पेशेंस के साथ, क्योंकि आप जो भी बात करते हैं ना, वो क्लास के एंड तक आपके लगभग सारे डाउट ऑटोमेटिकली क्लियर हो जाते हैं। और उसके बाद हम प्रैक्टिस करते हैं, जो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है। और लगभग अगर कोई डाउट रह जाता है उसके बाद भी तो प्रैक्टिस में ऑटोमेटिकली सॉल्व हो जाता है। हम उसी की बात कर रहे हैं। लेकिन आज बड़ा जबरदस्त चैप्टर में लेकर आया हूं आपके लिए, वो है बजट। आज हम बजट के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको पता है कि कुछ बातें मैं आपको समझाऊंगा एंड देन आपसे कहूंगा इसे लिख लीजिए, क्योंकि समझ में आने के बाद आप लिखते हैं ना तो अच्छा लगता है। सिर्फ लिखना ही काम नहीं है, समझ कर फिर लिखना होता है ना भाई। बात क्लियर हो रही तो यस का कमेंट करते रहिएगा। उसके बाद फिर मैं आपको कुछ समझाऊंगा, कुछ टेक्निकल चीजें भी है बजट में, कि डेफिसिट कैसे निकालते हैं, कौन सी इनकम को क्या कहा जाता है, वो समझाऊंगा। फिर लास्ट में प्रैक्टिस भी कराऊंगा। लेकिन तब तक बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा। एक्चुअली हर साल आप जानते हैं कि फरवरी महीने के पहले दिन अमूमन 1 फरवरी ही होती है, अगर छुट्टी ना हो तो। क्योंकि अगर 1 फरवरी को किसी कारण छुट्टी होगी तो फिर 2 फरवरी, उस दिन अगर छुट्टी रही तो फिर 3 फरवरी भी हो सकती है। यानी फरवरी महीने के पहले वर्किंग डे को सरकार एक बजट पेश करती है। और ये बजट फरवरी में आने के बाद लगभग 2 महीने के गैप के बाद 1 अप्रैल से लागू होता है। आता फरवरी की पहली तारीख को है मोस्टली, लेकिन लागू अप्रैल में होता है, क्योंकि हमारा जो नया फाइनेंशियल ईयर है वो अप्रैल से होता है, आप जानते हो। लेकिन सवाल ये है मेरे पास कि जब बजट बनाती है सरकार तो क्यों बनाती है बजट? बजट क्या चीज है अपने आप में? देखो, बजट ना सरकार की एक प्लानिंग ही है। कैसी प्लानिंग है? फाइनेंस के मामलों की प्लानिंग, यानी मनी से रिलेटेड, पैसे से रिलेटेड प्लानिंग है। बजट जो है ना वो सरकार की फाइनेंशियल प्लानिंग कहलाती है, जिसमें सरकार हमें बताती है कि आने वाले वर्ष में, क्योंकि जो आने वाली 1 अप्रैल है वो अगले वर्ष का हिस्सा है, तो अगले वर्ष में, आने वाले वर्ष में सरकार की जो अनुमानित प्राप्ति है, सरकार को जो पैसा मिलने वाला है टैक्स में, डिसइन्वेस्टमेंट में, या इसके अलावा उधार से सरकार जो कुछ लेने वाली है, सरकार की अनुमानित प्राप्तियां, एस्टिमेटेड रिसिप्ट कितनी है, और सरकार का अनुमानित व्यय यानी एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर यानी खर्च कितना है। जब सरकार इन दोनों को कैलकुलेट करती है, अनुमान लगाती है, क्योंकि देखो फ्यूचर तो किसी को नहीं पता, वो एक्चुअल तो नहीं हो सकता, पर उसका अनुमान लगाया जा सकता है, जो कि लगभग सही होता है। लेकिन कई बार इसे अपडेट करना पड़ता है, इसे रिवाइज करना पड़ता है, बदलना पड़ता है। लेकिन सरकार की जो आने वाले वर्ष की प्राप्ति और व्यय का अनुमान है, इसी को फाइनेंशियल प्लानिंग यानी कि बजट कहते हैं। अब एक बात याद रखने की जरूरत है, क्या? देखो, बजट जो वर्ड है ना भाई, ये संविधान में कहीं पर भी लिखित नहीं है। पूरे संविधान में कहीं भी बजट नहीं लिखा हुआ, क्योंकि एक्चुअली बजट कोई शब्द नहीं है, ये एक अलग अदर लैंग्वेज का वर्ड है, जिसमें इसे बुजेट कहते हैं। और बुजेट से बन गया है बजट। बुजेट का मतलब होता है चमड़े का थैला, लेदर बैग। तो ये एक शब्द था जिसका मतलब चमड़े का थैला था, लेदर बैग था, लेकिन वहां से प्रोनाउंसिएशन चेंज हुई इसकी और इंग्लिश में ये बजट बन गया। वैसे हमारे संविधान में बजट की जगह क्या लिखा है सर? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ध्यान रखना, अगर पूछे कि हमारे संविधान में कौन सा शब्द नहीं है, तो याद रखना बजट शब्द नहीं है। तो पूछेगा हमारे संविधान में क्या है, याद रखो, तो हमारे संविधान में है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। क्या है? एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और ये जो वार्षिक वित्तीय विवरण लिखा है, कहां लिखा है कि हमारी सरकार को बजट पेश करना होगा? देखो, आर्टिकल 112 में और आर्टिकल 202 में लिखा है। क्योंकि देखो, हमारे देश में कितनी सरकारें हैं? 2, एक केंद्र की सरकार और एक राज्य की सरकार। तो केंद्र सरकार जो है वो आर्टिकल 112 के तहत, और राज्य की सरकार जो है वो आर्टिकल 202 के तहत बजट बनाने का काम करती है। वैसे तो या तो लिखा होगा एग्जाम में कौन सी सरकार का पूछा, नहीं तो 112 ही याद करना है। 112 आर्टिकल के हिसाब से बजट बनाया जाता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा,
अब एक और बात ध्यान सुनना, फिर मैं आपसे पूछूंगा कि जो बजट है बेसिक तौर पर ये कौन बनाएगा। अब आप देखिए बहुत सारे मंत्रालय हैं हमारे, तो उसमें एक मंत्रालय है जिसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी वित्त मंत्रालय। अच्छा, ये जो वित्त मंत्रालय है, इस वित्त मंत्रालय के अंतर्गत बहुत सारे डिपार्टमेंट भी काम करते हैं। तो इसमें एक डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर नाम से। ये वाला जो डिपार्टमेंट है ये क्या करता है, इसका काम है बजट को तैयार करना, बनाना। अब तैयार हो जाएगा बजट तो कब आएगा, बजट तैयार हो जाएगा तो वित्त मंत्री इसे लेकर आएंगे, वित्त मंत्री इसे पेश करेंगे। और कब करेंगे, मैंने बताया फरवरी महीने के पहले वर्किंग डे को, फरवरी महीने के पहला वर्किंग डे जो होगा उस दिन करेंगे। अच्छा, जब बजट आ जाएगा, पेश हो जाएगा, एक बात और बता दूं, अगर आप मान लो कोई पुरानी किताब पढ़ रहे हो, कोई पुराना पेपर सॉल्व कर रहे हो, तो 2016 तक ये रूल था कि बजट फरवरी के लास्ट डे, मतलब कि 28 फरवरी को आता था अमूमन, लेकिन ये 2017 में चेंज हुआ है। तो अगर कोई 2017 या उसके बाद का है तो फरवरी का पहला वर्किंग डे उसमें लिखा होगा, और 2017 से पहले की कोई किताब या पेपर है तो उसमें फरवरी महीने का लास्ट डे होगा बजट पेश करने की बात। लेकिन अभी के लिए नया याद रखना। अब इसके बाद जब इसको लाया जाएगा, फिर इसे संसद पास करेगी। भाई देखो, संसद में लोकसभा भी होती है, राज्यसभा भी होती है और फिर राष्ट्रपति भी होते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति यानी संसद जब पास कर देगी इसे, तो संसद के पास करने के बाद फिर ये 1 अप्रैल से लागू होगा। फिर कब से लागू होगा, 1 अप्रैल से लागू होगा। तो ये प्रक्रिया याद करनी है। अगर कोई डाउट क्वेरी तो बताइए, अदरवाइज मुझे लगता है कि सारी बातें बड़े आराम से क्लियर होंगी। बजट क्या चीज है, कौन से आर्टिकल में किस नाम से है, कौन पेश करता है, कौन बनाता है, कौन पास करेगा और कब लाया जाएगा, कब से लागू होगा। अभी कुछ और बातें भी हैं, जरूरी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं कहूंगा आप बिल्कुल आराम से इस बात को नोट कर लीजिए कि बजट क्या चीज है। देखो जरा, देखो लिखते हैं ना, तो लिखने से चीजें बहुत क्लियर भी होती है, याद भी रहती हैं। और जब तक डाउट क्लियर ना हो तब तक फिर सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, सिलेक्शन कैसे मिलेगा। तो लिखेंगे बजट सरकार की वित्तीय योजना कहला सकती है। बजट में अगले वर्ष की अनुमानित प्राप्ति और अनुमानित व्यय का ब्यौरा विवरण दिया जाता है। संविधान में बजट शब्द का उल्लेख नहीं है कहीं पर भी, पूरे संविधान में कहीं नहीं है। और बजट को संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। 112 में केंद्र का बजट है और 202 में राज्य का बजट। क्लियर है बात सभी को, नोट कर लीजिए, डन 1 का कमेंट कर दीजिए। एक बार इसे लिखें कि ये सरकार की फाइनेंशियल प्लानिंग है, ये एस्टिमेटेड रिसीट्स एंड एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर्स की डिटेल है। कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड नहीं है मेंशन कहीं भी, और इसका नाम है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ठीक है भाई, चलो अब आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। होपफुली आपने ये 4 पॉइंट मेंशन कर लिए। अच्छा, अब देखिएगा जो बजट आता है, मैंने क्या बताया आपको, बिल्कुल इसी तरीके से, बिल्कुल बहुत आराम से आपको चलना है। मैंने कहा एक एक सवाल क्लियर होगा हमारा। तो मैंने आपको बताया बजट कौन बनाएगा, बताओ जरा, याद हो गया, वित्त मंत्रालय। तो नाम से है वित्त, पैसा, उसके अलावा कोई मंत्रालय नहीं हो सकता। तो याद रखना, वित्त मंत्रालय में आर्थिक मामलों का विभाग, मतलब डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स बनाएगा, है ना। अच्छा, पेश कौन करेगा, फिर वही बात आ रही दोबारा से, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। कौन है इस समय, निर्मला जी, निर्मला सीतारमन जी हैं। और पता आपको इनके बारे में एक और रिकॉर्ड बन गया, अभी वैसे कई रिकॉर्ड है इनके नाम पर ऑलरेडी, बट एक और बन गया
लगातार 8 बार बजट पेश कर दिया निर्मला सीतारमण जी ने। कितनी बार? लगातार 8 बार। अब जब लगातार 8 बार बजट पेश किया है, इससे पहले किसी ने नहीं किया ऐसा काम। वैसे 10 बार बजट पेश किए मोरारजी देसाई ने, लेकिन वो लगातार में नहीं थे, वो अलग अलग टाइम में थे। तो ये मैं आपको बताऊंगा, आगे लिखवाऊंगा। लेकिन तो बजट कौन करेगा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, फरवरी महीने के पहले कार्य दिवस पर। फिर पास कौन करेगा? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। कितना आसान है, तीनों को मिलाकर ही पार्लियामेंट कहते हैं, और लागू होगा 1 अप्रैल से। पिछली वाली स्लाइड एक मिनट दिखा देता हूं भाई मैं, कोई दिक्कत नहीं है। बताएं भाई जल्दी से, एक बार यस का कमेंट करते रहे भाई। ऐसा तो नहीं ना कि सर लिख ही रहे हैं खाली, आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो लिखवा रहे हो, नहीं, समझ में आने के बाद लिखना आपको, बस ये काम करना है। ठीक है मेरे भाई, बताते रहना एक बार। चलो ये देख लिया आपने, किसी का रह गया होगा तो अब ये वाला डन करिएगा। कब पेश करेगा, कौन करेगा और कौन पास करेगा। फरवरी महीने का पहला वर्किंग डे याद रखना है। मैंने बताया 2017 में चेंज हुआ, उससे पहले लास्ट वर्किंग डे हम लिखते थे, तो ये भी याद रखना है आपको। और कौन सा डिपार्टमेंट बनाएगा? इकोनॉमिक अफेयर्स डिपार्टमेंट है, वित्त मंत्रालय, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर। और हमारे नया फाइनेंशियल ईयर, नया वर्ष, नया वित्तीय वर्ष, नया राजकोषीय वर्ष, जो भी आप कहें, इसे फिस्कल ईयर भी कहते हैं, फाइनेंशियल ईयर भी कहते हैं, 1 अप्रैल से लागू होगा। अब जो है कुछ बात टेक्निकल सी है, वो भी समझनी पड़ेगी। मेरी बात ध्यान से सुनेंगे अगर, तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी सारी चीजें। और लास्ट में प्रैक्टिस तो हमें परफेक्ट बनाएगी ही बनाएगी, है ना भाई। राहुल, सौम्या, नितिन, शेखर, चलिए भाई बिल्कुल यस, एक बार यस कर दे, डन कर दे, डन भी कर दे। क्या ये लिख लिया आपने, नोट्स बना लिए अच्छे से, बढ़िया चल रहा है ना सब। चलो क्लियर है बात, चलो आगे डन होता है बाकी। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। देखो सरकार का काम क्या है ना, बजट बनाना। अब जैसे मैं कह रहा हूं, मान लो 1 फरवरी को बजट आएगा, है ना भाई, ये पेश करने का दिन है अमूमन, मान के चलो। इससे 1 दिन पहले, अब 1 दिन पहले क्या तारीख होगी? 1 दिन पहले होगी 31 जनवरी। अगर छुट्टी ना हो तो, छुट्टी हो तो 30 जनवरी हो सकती है, उससे 1 दिन पहले 29 भी हो सकती है छुट्टी हो तो, वरना 31 जनवरी अमूमन। यानी कहने का मतलब है बजट से 1 दिन पहले सरकार ना हमारी, यानी वित्त मंत्री ही हमारे एक रिपोर्ट लाते हैं जो बजट से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है एग्जाम के लिए। उस रिपोर्ट का नाम है इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। इसे क्या बोलते हैं? इकोनॉमिक सर्वे रिपोर्ट। और ये बजट से 1 दिन पहले आती है, फाइनेंस मिनिस्टर ही लाते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर ही पेश करते हैं। लेकिन ये क्या चीज है सर? देखो बजट में तो ये बताया गया है ना, आने वाले समय में हमारी आय और व्यय की प्राप्तियां अनुमान कितना होगा। लेकिन यहां जो सर्वे आता है ना, उसमें बताया जाता है हमारी वर्तमान इकोनॉमी की कंडीशन कैसी है। जैसे अभी हमारी जीडीपी कितनी है, जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी है, गरीबी बेरोजगारी कितनी है, महंगाई कितनी है, किस सेक्टर में कितना कंट्रीब्यूशन हो रहा है। जैसे प्राइमरी सेक्टर आपको पढ़ा है ना कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या कर रहा है, कंस्ट्रक्शन यानी सेकेंडरी वाला क्या कर रहा है, टर्शरी वाला क्या कर रहा है, ये सारे सेक्टर क्या कर रहे हैं, हमारे कितना कितना योगदान कर रहे हैं। मतलब हमारे देश की अभी सिचुएशन कैसी है, प्रेजेंट सिचुएशन हमारी कैसी है, वो हमें सर्वे में पता चलेगा। अगले दिन आएगा बजट, जिसमें हम आने वाले समय को लेकर काम करेंगे। तो 2 चीजें हो गई। लेकिन सर्वे में ना एक इंसान की इंपॉर्टेंट भूमिका है, वो है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। यानी अब सरकार तो देखो अच्छा ही अच्छा बताएगी ना हमें, भाई कोई भी सरकार हो वो तो अच्छा ही बताएगी हमें। लेकिन एक व्यक्ति ऐसे जो कोई राजनीतिक पद नहीं है, चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर, वैसे बनाती तो इनको भी सरकार ही है, पर फिर भी हम मान लेते हैं भाई, वैसे आरबीआई गवर्नर भी सरकार बनाती है,
फिर भी हम मानते हैं ना आरबीआई गवर्नर अपने फैसले करने का अधिकार रखते हैं, वैसे ये भी रखते हैं। यानी चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर वो व्यक्ति होंगे जिनके संरक्षण में, जिनकी देखरेख में, डायरेक्शन में, निर्देशन में ये पूरा सर्वे तैयार होगा कि हाँ भाई सरकार जो कह रही है वो सही भी कह रही है या नहीं। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की गाइडेंस में ये होगा सर्वे में हमारी इकोनॉमी की हेल्थ, इकोनॉमी की सिचुएशन, कंडीशन पता चलेगी हमें, और ये बजट के एक दिन पहले आएगा। तो अब सवाल ये कि सर निर्मला सीतारमण तो वित्त मंत्री हैं, पता है हमें, ये चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है? आज 2025 में अगर हम बात करें तो आज के समय 2025 के समय जो हमारे चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है उनका नाम है अनंता नागेश्वरन। क्या नाम है उनका? अनंता नागेश्वरन। याद रखिएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। मैं फिर कह रहा हूं, आप हमारे लिए तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये कि एक सर्वे की पूरी डिटेल पढ़े, लेकिन जो बड़े बड़े एग्जाम होते हैं ना, यूपीएससी के एग्जाम होते हैं, वहां बजट से कम आता है, वहां सर्वे से ज्यादा आता है। फिलहाल हमें तो इसको देखना है अभी। तो मैंने आपको ये बात बताई, ये समझ में आ गई होगी कि हमेशा एक दिन पहले ही होता है सर, ऐसा फिक्स बात है ये। जब बजट आना होता है उससे एक दिन पहले, देख लो, ध्यान से समझ लो, बजट के पिछले दिन, जब बजट 28 फरवरी को आता था तो 27 को होता था, अब 1 फरवरी को आ रहा है तो 31 जनवरी को वित्त मंत्री आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे पेश करते हैं या करती है, महिला है तो वो कुछ भी लिखो। बनाता इसको भी डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर ही है वित्त मंत्रालय का, लेकिन किसके निर्देशन में, कौन इंपॉर्टेंट व्यक्ति है इसके लिए, किसकी मोहर लगेगी कि हाँ भाई ये ठीक बहुत कही गई है, मुख्य आर्थिक सलाहकार के निर्देशन में बनेगी, जो आज के समय कौन है? अनंता नागेश्वरन है इस समय। एक एक फैक्ट क्लियर होना चाहिए, सिलेक्शन लेना है ना। देखो मैं एक बार 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 कहता हूं, है ना, कितनी बार कह चुका हूं पता नहीं, कि टीचर्स का साथ सिलेबस तक, जब सिलेबस पूरा तो टीचर का साथ छूट जाता है मोस्टली। फिर तो यूट्यूब वगैरह के माध्यम से बस जुड़े रहो, प्रैक्टिस क्लास में लगे रहो, मतलब मेन एक कनेक्टिविटी में थोड़ी सी डिस्टेंस आ जाता है ना। लेकिन आपके नोट्स का साथ आपके सिलेक्शन तक है। जिसने नोट्स अच्छे रिवाइज कर लिए, जिसने अपने डाउट्स अच्छे से क्लियर कर लिए, जिसने अपनी चीजों को बेहतर तौर पर बैलेंस कर लिया, वही सिलेक्ट होता है। वरना पढ़ते तो सभी हैं, पढ़ने से क्वालिफाई नहीं होते। मैनेज करना है चीजों को, सबको, टाइम का मैनेजमेंट करना, प्रैक्टिस का मैनेजमेंट करना, हर चीज करनी है। तो इसलिए नोट्स में कोई कमी ना रखना। मैं बार बार कह रहा हूं, नोट्स जितने बेहतर हो सके बनाना, और ऐसे बनाना कि आपको खुद आपके नोट्स समझ में आ जाए। कम से कम जब आप सिलेबस पूरा करके पढ़ने बैठो तो ये ना हो कि क्या समझ में ही नहीं आ रहा कुछ, इसको बनाओ। तो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर बड़ी इंपॉर्टेंट पोस्ट है ये देश के पॉइंट ऑफ व्यू से, बट ज्यादा लाइमलाइट में, मतलब कहते हैं ना, हाईलाइटेड नहीं है ये पोस्ट, लेकिन बात क्लियर होनी चाहिए, समझ में भी आनी चाहिए। क्लियर है भाई? यहां तक कोई डाउट, कोई क्वेरी बताना मुझे। देखो यहां पर अभी हमने सिर्फ 3 ही बातें की हैं, वो समझ में आनी चाहिए आपको। बात क्या? एक तो मैंने बताया कि बजट जनरली तौर पर जो बनाया जाता है वो किसके द्वारा बनाया जाएगा, ठीक है, बजट बनाना जिम्मेदारी किसकी है। फिर मैंने आपको बताया कि बजट पेश कब करेंगे, और बजट से ठीक एक दिन पहले, ठीक एक दिन पहले चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर की संरक्षण में जो तैयार की गई सर्वे है, रिपोर्ट है, उसको वित्त मंत्री पेश करेंगे, जो अभी निर्मला सीतारमण जी हैं। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, होता क्या है ना, अब देखो हमारे पास ना बहुत सारे फैक्ट हैं। मैंने कहा ना, अभी मुश्किल काम भी आएगा, इतना आसान नहीं है बजट, अभी मुश्किल चीजें भी आनी है, आसान भी आनी है। अब
जो बजट हमारा है इसमें एक बात ध्यान से सुनना, जब हमसे फैक्ट पूछता है, क्योंकि फैक्ट पहले मैं कवर कर रहा हूं, तो जिसे ये पूछेगा बताओ पहला बजट कब आया था या पहला बजट कौन लाया था। अच्छा, जब अंग्रेजों के समय कोई काम होता है ना, तो कई बार ऐसे भी पूछ लेता है कि किस वायसरॉय के कार्यकाल में आया था। जैसे हम पढ़ते ना, पहली जनगणना हुई तो किस वायसराय के कार्यकाल में हुई, या पहली बार ऐसा हुआ तो किस वायसराय था, या जो उस समय के गवर्नर जनरल होते थे, वायसरॉय होते थे, उनके कार्यकाल में हुआ। अब मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करेंगे। मैं आपको लिखवा इसलिए रहा हूं ना, आसान हो रहा है सब कुछ, ठीक है। जहां मुश्किलें बताऊंगा मैं आपको, जैसे आएगा पहला बजट, याद करो, कुछ दिमाग में बात आए तो मैं आपको समझाऊं। हमारे देश में ना जो सबसे पहला बजट आया था ना, वो लेकर आने वाले व्यक्ति का नाम था जेम्स विल्सन। क्या नाम था? जेम्स विल्सन। और उस समय, ये कोई आज की कहानी नहीं है, ये बात 1860 की है। डेट बता दूं, 7 अप्रैल 1860 की है। तो उस समय जो वायसरॉय, जो मतलब अंग्रेजों के हेड कह लीजिए आप उन्हें इंडिया में, वायसरॉय पद उपाधि जो था, पद, उस पद पे कौन थे? लॉर्ड क्योंकि नाम लगाते हैं तो लॉर्ड कैनिंग उस समय जो थे वो उस पद पर थे, उस पोस्ट पर थे जब पहली बार बजट लाया गया था। अच्छा, अगर पूछे आजादी के बाद पहली बार बजट, अब देखो वित्त मंत्री लेकर आएगा ना देश का, तो आजादी के बाद जो पहली बार बजट आया था वो लेकर आए थे आर के शनमुगम चेट्टी। ये वो व्यक्ति हैं जो देश के पहले वित्त मंत्री थे आजादी के बाद। अब ये कब लाए थे? ये देखो, अगर पूछे आजाद भारत में पहला बजट, तो ये लाए थे 26 नवंबर 1900। अब कहेंगे कि पहले नवंबर में आता था? नहीं भाई, फरवरी में ही आता था बजट तो, लेकिन क्योंकि उस साल आजादी जब मिली तो अगस्त में मिली, और फरवरी तो जा चुका था, ये तो अगली फरवरी आएगी 48 में, 48 में। तो हमने नवंबर में कुछ समय का बजट ले आए थे और बाकी प्रॉपर बजट फरवरी में लाए थे, 48 के अंदर ही। तो पहला बजट आजाद भारत में 26 नवंबर 1947 को आया था। अगर पूछे कि बताओ पहली बार जो महिला ने बजट लाया, वो महिला कौन थी बजट लाने वाली? तो आपको पता, इंदिरा गांधी थी। अच्छा, मैंने अभी आपको एक बात और बताई, सबसे ज्यादा बजट आज तक किसने पेश किए हैं? ये तो फैक्ट है ना, मोरारजी देसाई ने किए हैं 10 बार, 10 बार। लेकिन अगर पूछूं कि लगातार बजट किसने किए, लगातार, तो अभी तक तो 8 बार हो चुका, पता नहीं कहानी कहां तक खींची जाएगी, लंबी होगी। अभी लगातार बजट 8 बार कर चुकी है निर्मला जी, निर्मला सीतारमण। अच्छा, अगर मैं कहूं कि रेलवे का बजट भी एक होता है, इंपॉर्टेंट बात सुनना ध्यान से। देखो 1924 में पहली बार रेल का बजट आया था अलग से, और 2016 में आखिरी बार आया था रेल का बजट अलग से। लगभग 92 साल, 92 ईयर अलग आया है रेलवे का बजट, फिर उसके बाद मर्ज हो गया। तो रेलवे का बजट पहले आना शुरू हुआ, फिर बंद भी हो गया। तो अब ये सवाल पूछता है, ये अभी बड़ी इंपॉर्टेंट है, लास्ट 2023-24 के एग्जाम में भी पूछा था। देखो, रेलवे का बजट जो अलग से आना शुरू हुआ था, वो एक कमेटी के कहने पर, उस कमेटी का नाम था एकवर्थ कमेटी। अब ये एकवर्थ एक इंसान का नाम है, जो उस कमेटी के अध्यक्ष थे, उनका नाम है एकवर्थ, उनकी कमेटी के कहने पर। और आखिरी रेल बजट आया था, यानी रेल बजट आना बंद हुआ किसके कहने पर? विवेक देबरॉय। अच्छा, ये बंगाल से, इनका नाम विवेक है, तो अब विवेक भी लिख दो, कोई बात नहीं है। कहीं आप कहो जी विवेक क्यों नहीं, विवेक क्यों कर रहे हो आप, तो विवेक देबरॉय कमेटी है, या ये उस समय नीति आयोग भी कह सकते हो, क्योंकि ये किसके मेंबर है? नीति आयोग के मेंबर थे। विवेक देबरॉय क्या है? नीति आयोग के मेंबर थे, इसीलिए तो विवेक देबरॉय कमेटी या नीति आयोग के कहने पर क्या हुआ? अलग से किसका बजट आना, रेलवे का आना बंद हो गया। अब देखो यहां कंफ्यूजिंग वर्ड ये है, रेलवे का बजट आखिरी बार कब आया? 2016। रेलवे का बजट कब मर्ज हो गया, कब बंद हो गया? अब जब मर्ज होना कहते हैं ना, तो वर्ष 2017 बताएंगे, आखिरी बार आना 2016 बताएंगे। ये इतने इजी फैक्ट है ना, ये याद करने हैं बस आपने, और मैं आपको याद कराता चलूंगा, लिखवाता चलूंगा साथ में। तो जरा लिखो मेरे साथ, देखो पहला बजट कब आया था। मैंने क्या बताया? 7 अप्रैल तारीख 1860 था, जेम्स विल्सन लाए थे। और मैंने कहा, क्या कहा भाई? वायस रॉय कौन था उस समय?
तो वायस रॉय का नाम था लॉर्ड कैनिंग। वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। अच्छा, आजाद भारत में कौन लाया? इतने बेहतरीन नोट्स मिलेंगे आपको, बताओ। 26 नवंबर 1947 को आजाद भारत में आर के शनमुगम चेट्टी, जो पहले वित्त मंत्री थे भारत के, जब रिपब्लिक कहते हैं 1950, 26 जनवरी 1950 को जब हमने अपना संविधान लागू किया, पहली बार जब इंडिया रिपब्लिक हुआ, तो 28 फरवरी 1950 को जॉन मथाई लाए थे। पहली बार फीमेल इंदिरा गांधी लाई थी 1970 में, है ना भाई। एक एक बात, इंदिरा गांधी वित्त मंत्री नहीं थी, पीएम थी। कौन थी? पीएम। लेकिन एज ए पीएम वो लेकर आई थी बजट, क्योंकि उस समय वित्त मंत्रालय किसी के पास नहीं था। जब कोई भी मंत्रालय किसी के पास नहीं होता ना, तो वो हमेशा प्रधानमंत्री का होता है। तो ये बजट इंदिरा गांधी लेकर आई थी। और पहली बार डिजिटल, बिना पेपर का, क्योंकि जब कोरोना आया ना हमारे देश में, कोरोना के बाद लोगों ने पेपर नहीं छुए, मंत्री वगैरह ने पेपर नहीं लेना। अब क्या टैब लगा होता है संसद में, सबकी आगे स्क्रीन पर टैब लगे होते हैं, वो उस पर देखते रहते हैं कि हाँ भाई बजट में कहां क्या लिखा हुआ है। मतलब कागज बंद कर दिया गया। तो पहला डिजिटल या पेपरलेस बजट 2021 वाला, कोरोना के बाद वाला, क्योंकि 2020 में कोविड आया था ना, याद है याद नहीं? बताओ। तो कोविड आया था, तो कोविड का बजट तो हो चुका था, कोविड मार्च में आया था, फरवरी में बजट हो चुका था। फिर 2021 का जब बजट आया फरवरी में, तो वो डिजिटल आया, बिना पेपर के आया। इसे डन करो एक बार। ठीक है, तो वायसरॉय को हिंदी में वायसरॉय कहते हैं ना। ये पोस्ट पद है, जेम्स विल्सन व्यक्ति हैं, लेकर आने वाले, तारीख 7 अप्रैल 1860 है। तो फर्स्ट बजट जो लेकर आए आजादी के बाद, वो लेकर आए थे देश के पहले वित्त मंत्री, जिनका नाम है आर के शनमुगम चेट्टी। क्लियर है? जॉन मथाई, ये रेलवे का भी लाए थे पहली बार, बाद में ये वित्त मंत्री भी बने। जॉन मथाई एक बड़े बिजनेसमैन भी थे, जॉन मथाई, और ये फिर पॉलिटिक्स में भी थे। चलिए, तो इंदिरा गांधी लेकर आई और निर्मला सीतारमण जी लेकर आई। अच्छा, अब मेरी बात समझना, एक आखिरी बात, फैक्ट खत्म हो जाएंगे, फिर लास्ट फैक्ट है ये सारे, फिर तो अब कॉन्सेप्ट पे आएंगे वापस। मैक्सिमम कंटिन्यूअस बजट, अगर ये पूछे कि लगातार बजट पेश करने वाली बात, तो 8 बार कर चुकी है निर्मला सीतारमण जी। मैक्सिमम बजट की बात कर ले जिसमें ये ना हो लगातार शब्द, तो मोरारजी देसाई जी, ये बाद में प्रधानमंत्री भी बने, देश के पहले वित्त मंत्री भी थे। रेलवे का पहला बजट जॉन मथाई ही लाए थे, मैंने कहा 1924 में, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर। आखिरी बार 2016 में सुरेश प्रभु जो रेल मंत्री थे तब, वो लाए थे, लेकिन नीति आयोग या विवेक देबरॉय की सिफारिश पर। यह आखिरी बार हुआ, बंद हो गया। तो 2017 में क्या बदलाव हुए कि बजट को फरवरी के पहले दिन की जगह फरवरी के लास्ट की जगह फरवरी का पहला दिन कब किया गया? अगर ये पूछे कि कौन से वर्ष में हुआ ऐसा, 2017 में हुआ, पहले बता दिया। पहली बार सर्वे की शुरुआत कब हुई कि इकोनॉमिक सर्वे, बजट के एक दिन पहले सर्वे लाने की परंपरा कब चली? 1950 में चली, आजादी के बाद, रिपब्लिक होने के बाद, कि हमारा एक सर्वे भी आएगा। इससे पहले तक ऐसा नहीं था। इतने फैक्ट याद करने हैं बजट के रिगार्डिंग।
ये फैक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन है, फिर हम कंसेप्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन इसे डन कर लीजिए। तो पहली बार इकोनॉमिक सर्वे 1950 में। तो बजट फरवरी के लास्ट डे की जगह फरवरी की स्टार्टिंग में कब शुरू हुआ है? 2017 में शुरू हुआ है। तो अगर पूछे बजट, रेल का बजट जनरल बजट में कब जुड़ गया, कब एक से आने लगे, तो 2017 से ऐसा हुआ। 16 में आखिरी बार हुआ था पेश। ये ध्यान रखना भाई, गलती ना कर देना इसमें। अच्छा, अब मैं आपको समझाता हूं। अच्छा, एक बात बताना सोचकर, मैं आपसे एक बात कर रहा हूं, आप बताना मुझे। सरकार की जिम्मेदारी है बजट बनाने की। अगर सरकार इस बजट को बनाए और अकेले बनाए तो भी यह काम पूरा होगा। लेकिन अगर सरकार इस काम को करते समय किसी बेहतरीन लोगों से देश के मशवरा करे, राय ले, उनकी एडवाइस ले, कंसल्टेशन करे, तो वो ज्यादा अच्छा होगा या अकेले बनाना ज्यादा अच्छा होगा? आप सोचिए पहले मुझे। भाई आप कोई काम करे, अकेले फैसला करे तो पता नहीं। देखो, हम कितने भी सही सोचे, लेकिन दो लोग जब मिलकर बात करते हैं, दो लोग या ज्यादा लोग परिवार के, तो एक बेहतर रिजल्ट आने की उम्मीद रहती है हमेशा। कंपैरेटिवली ज्वाइंट डिसीजन ज्यादा बेहतर होते, ये माना जाता है। अब हमारे देश में क्या हुआ, मैं आपको बताऊं, देखना ध्यान से। जब हम बात इसकी कर रहे हैं तो एक और बात समझना। हमारे पास एक संस्था है, जिस संस्था का नाम FSDC है, यानी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल। ये जो संस्था है ना, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल, वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद। अब देखो, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनना। वित्तीय स्थिरता व विकास परिषद, ये एक संस्था बनी हमारे पास। अब ये कब बनी है, इसके बारे में क्या है वो समझते हैं। देखो, एक्चुअली 2010 में, उससे पहले नहीं थी ये संस्था। 2010 में एक संस्था बनाई गई ताकि हम बेहतर बजट तैयार कर सके, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट काउंसिल के नाम से, 2010 में। और ये बनाई थी वित्त मंत्री ने, और उस समय जो वित्त मंत्री थे वो थे प्रणब मुखर्जी। पहली बात समझना, इट फॉर्म्ड बाई या सेटअप बाई फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी, प्रणब मुखर्जी, क्योंकि ये भी कहां से हैं, बंगाल से हैं भाई, इन 2010। यानी हिंदी में क्या कहोगे, इसकी स्थापना 2010 में वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने की। अब इन्होंने क्या कहा, और देखो ये संस्था जो बनी, इस संस्था का अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो हमेशा जो देश का वित्त मंत्री होगा, याद रखना, प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति नहीं, जो देश का वित्त मंत्री होगा, जैसे अभी निर्मला सीतारमण जी है वैसे ही, तो हमेशा इसका चेयरमैन कौन होगा? एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया?
यानी पदेन अध्यक्ष, जो इस पद पर होगा वो हमेशा इसका अध्यक्ष होगा। कौन से पद पर? फाइनेंस मिनिस्टर के पद पर होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। अच्छा, और बाकी के मेंबर में कौन कौन होंगे? बाकी के मेंबर में जैसे आरबीआई का गवर्नर होगा, सेबी शेयर बाजार को रेगुलेट करती एक संस्था है, उसका चेयरमैन होगा। इरडा इंश्योरेंस कंपनियों की जो हेड है, इंश्योरेंस कंपनियां है जो हमारा, उसका जो हेड होगा उसका चेयरमैन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से बहुत सारे मेंबर मिलकर इस काम को करेंगे ताकि ज्यादा बेहतर तरीके से रिजल्ट आ जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एफएसडीसी और उसके अध्यक्ष का नाम पूछा जाता है। लेकिन यह संस्था देखो ना तो संविधान में कहीं है, ना इसके बारे में कोई अलग से कानून पास है। हाँ, ये मीटिंग्स होती है तो सारे लोग एडवाइज करते हैं, यानी आप ये कह सकते हो इट इज ए नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल। ना तो इस संस्था के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में है एंड नॉन स्टैट्यूटरी, और ना ही इसके बारे में कोई कानून बना है। ये तो अपने आप एडवाइज करती है। यह एक गैर संवैधानिक, जो संविधान में ना हो उसे क्या कहते हैं? गैर संवैधानिक व गैर वैधानिक। जो कानून में ना हो गैर वैधानिक संस्था है। या हम इसे यह भी कह सकते हैं ये एक हाई लेवल की, एक उच्च स्तरीय, क्योंकि इसमें कोई छोटे लोग नहीं है, सारे बड़े चेहरवे लोग हैं, सारे हाई लेवल एडवाइजरी बॉडी है ये, जो सरकार को एडवाइस करती है टैक्स के मामलों पर किस तरीके से काम करना चाहिए। यह एक उच्च स्तरीय सलाहकारी संस्था है। तो यह याद रखना है क्योंकि इसके बारे में सवाल रिसेंट एग्जाम में पूछा गया है, एफएसडीसी के बारे में। सबको क्लियर है बात? तो चलो अब आगे देखते हैं सर। अच्छा, एक और बात याद रखना, अगर मैं आपसे कहूं, एफएसडीसी तो याद करना ही था, और उसके अलावा देखो, अब मैं आपसे कहूं कि हमारे देश का बजट बनता ही हर साल है। अच्छा, अगर मैं ये कहूं कि बजट जो बनता है साल में, बजट कितने प्रकार के होते हैं, इस बात को भी ध्यान में रखना। देखो, जब हम बजट के टाइप को लेकर पढ़ते हैं ना, तो देखो याद रखना, कोई भी देश का बजट जो होता है वो 3 टाइप का होता है। अगर मैं कहूं बजट के प्रकार कितने हो सकते हैं बताओ, तो आप क्या कहोगे? 3 हो सकते हैं बस। एक होता है पहला टाइप, उसे कहते हैं बैलेंस्ड बजट। एक बजट का टाइप है, उसे क्या कहते हैं? बैलेंस्ड बजट। एक टाइप है, उसे कहते हैं सरप्लस बजट। और एक टाइप है, उसे कहते हैं डेफिसिट बजट। वैसे आप मुझे सोच के बताना हमारे इंडिया का बजट कैसा होगा। यानी 3 प्रकार के बजट हैं, एक है बैलेंस, सरप्लस और डेफिसिट। अगर हिंदी में कहूं तो एक है मेरा संतुलित बजट, एक है मेरा आधिक्य बजट, और एक है मेरा घाटे का बजट। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है ना भाई हमारी, क्या कि अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास जो टोटल रिसीप्ट और टोटल एक्सपेंडिचर, यानी कोई भी बजट हम बनाएं और उस बजट की टोटल प्राप्ति और टोटल व्यय बिल्कुल बराबर हो, कुछ उधार लेने की जरूरत ना पड़े। अब अगर ऐसा हो किसी बजट में कि जो प्राप्ति है और जो व्यय है वो बिल्कुल बराबर बराबर, तो क्या कहोगे सर? वो तो बैलेंस हो गया, फिर तो संतुलित है वो। अच्छा, अगर मैं कहूं कि जो प्राप्तियां हैं वो ज्यादा हो और जो व्यय है वो कम हो, खर्चा कम और इनकम ज्यादा हो, तो ये कैसा है? ये सरप्लस है, फायदे का है, बेहतर है। और अगर मैं कह दूं कि नहीं, खर्चा कम ज्यादा हो और इनकम कम हो, प्राप्ति कम हो लेकिन व्यय ज्यादा हो, तब उस केस में क्या कहोगे?
अगर प्राप्ति कम और व्यय ज्यादा होगा तो उस केस में हम उसे डेफिसिट बजट कहेंगे, है ना भाई, ऐसा ही होगा ना। तो अब देखो, याद रखो, हमारे पास एक बजट बैलेंस है, एक हमारा सरप्लस में है और एक हमारा डेफिसिट। तो इंडिया का कैसा है बताओ। तो जनरली अगर देखा जाए ना इंडिया का, हमारे तो जनरली हमारे इंडिया का जो बजट है वो हमेशा डेफिसिट बजट होता है ना भाई। बताते रहो भाई। सर बजट घाटा कहां से उधार लेते हैं, बिल्कुल बताऊंगा भाई, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। सारी बात मैंने कहा ना, ऑटोमेटिकली सब कुछ क्लियर, पूछने की जरूरत नहीं है, मुझे भी आपका कमेंट पढ़ने की जरूरत नहीं है। बस एक बात कि सब कुछ क्लियर ऑटोमेटिक हो रहा है ना, और ऐसे ही होता जाएगा। आपको फाइनली क्या करना है, समझो बात को। वो बात यह है यहां पर कि घाटे का बजट जो होता है वो उधार लेके पूरा करना पड़ता है। भाई उधार लेते कहां से लेते हैं, अभी समझाता हूं उसको कहते क्या है। देखो, पहले इसे डन कर लिया ना आपने लगभग सभी ने। चलो आगे बढ़ते, मैं एक बात बताता हूं, एक लास्ट स्लाइड फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना, और बाकी बजट अगली क्लास में देखेंगे। देखो, बजट का जो घाटा है इसको पूरा करते हैं हम, उसे कहते हैं डेफिसिट फाइनेंसिंग। क्या बोलते हैं, डेफिसिट फाइनेंसिंग, घाटे की वित्त व्यवस्था। अच्छा, घाटे की वित्त व्यवस्था क्या है और इसका इंपैक्ट क्या होगा, पूरी बात समझना। इसका मतलब है बजट घाटे को पूरा करने के लिए, बिल्कुल सिंपल हिंदी लिख रहा हूं मैं, बजट घाटे को पूरा करने के लिए ऋण की व्यवस्था, ऋण मतलब उधार, उधार की व्यवस्था, ये इसका सिंपल सा मतलब है। इंग्लिश में कहूं तो टू मैनेज या मैनेज, टू मैनेज डेट या बोरोइंग फॉर डेफिसिट इन बजट। तो बजट में जो घाटा हुआ उसके लिए मैनेज करना उधार को, डेट को, बोरोइंग्स को। अब देखो, उधार लेने के दो तरीके हैं हमारे पास, सिर्फ दो ही तरीके हैं। क्या, एक तरीका है इंटरनल सोर्सेस, यानी जब हम देश के अंदर से उधार लेते हैं उसे बोलते हैं इंटरनल सोर्सेस, आंतरिक स्रोत कहते हैं उसे। देश के अंदर से उधार लेंगे तो क्या बनेगा, आंतरिक स्रोत, और अगर हम देश के बाहर से उधार लेंगे तो एक्सटर्नल बनेगा। अब देखो, अब देश के अंदर मतलब देखो, अगर आरबीआई से लिया जाए तो आरबीआई तो हमारा अपना ही है ना भाई, आरबीआई से भी लेते हैं हम लोग उधार, आरबीआई नए नोट छापकर उधार देता है, तो आरबीआई से पहला तरीका है आरबीआई से उधार लेना। तो एक तरीका तो आरबीआई से, और दूसरा है देश की जनता से। सरकार हमसे, जनता से, आम लोगों से भी उधार ले सकती है। अब कहेंगे सर ऐसा कैसे कि देश की जनता उधार दे सकती है सरकार को, मैं बताता हूं। देखो, सरकार कई बार आपने देखा बॉन्ड बेचती है, शेयर बाजार में होती है बात, सरकार ने कोई बॉन्ड बेचा, सरकार के पास हमने अपना इन्वेस्टमेंट किया, सरकार ने ट्रेजरी बिल बेचा, हमने इन्वेस्टमेंट किया उसमें। अब मैंने सरकार को 1 लाख रुपए दिए, सरकार मुझे 2 साल बाद 1,10,000 वापस करेगी, मान लेते हैं। तो आज मैंने सरकार को 1 लाख दिए, सरकार 2 साल बाद वापस करेगी, तो 1 लाख मेरा 1 लाख मेरा सरकार के ऊपर कर्ज हो गया एक तरीके से, यानी सरकार मुझे चुकाएगी वो पैसा, मुझे मिलेगा वो पैसा जो सरकार के ऊपर कर्जदारी, लेन, यानी देनदारी बढ़ गई। तो जनता से लिया ना सरकार ने, अभी ले लिया, बाद में वापस करेंगे, ये भी एक तरीका उधार लेने का, यानी इंग्लिश में कहें तो बोरो
फ्रॉम आरबीआई या बोरोइंग फ्रॉम पब्लिक। ये तो तरीके हैं इंटरनल। अच्छा, एक तरीका है एक्सटर्नल, मतलब देश के बाहर का जो तरीका है, एक्सटर्नल सोर्सेस है, उसे कहते हैं बाह्य स्रोत। इसमें क्या है, अगर हम किसी देश से, किसी अन्य देश से उधार लेना, कोई भी देश है उसकी सरकार से हम उधार ले लें, तो बाहर का सोर्स होगा, या फिर हम कोई अंतरराष्ट्रीय संगठन से उधार लें। अगर हम किसी अंतरराष्ट्रीय संगठन से लेंगे तो वो भी बाहर का ही माना जाएगा, क्योंकि सारी संस्थाएं, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, ऐसी बहुत सारी संस्थाएं ना वर्ल्ड में, तो ये जो है आपके पास बोरोइंग फ्रॉम अदर कंट्री, अगर आप किसी अदर कंट्री से लेते हैं, या बोरोइंग फ्रॉम इंटरनेशनल, अब शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, समझ जाओगे ना, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इनसे लेते हो तो ये एक्सटर्नल है। लेकिन सवाल एक आखिरी बस यही है ना, कि अगर बजट घाटे का है और उधार लिया जाए तो इससे क्या होगा। अगर घाटे का बजट आए तो इससे क्या इंपैक्ट होगा, सोचो जरा। इफेक्ट ऑफ डेफिसिट बजट। अगर कोई सरकार घाटे का बजट लाती है, घाटे के बजट का प्रभाव, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, घाटे के बजट का, देखो अगर बजट घाटे का आएगा उसका इंपैक्ट क्या होगा। सबसे पहले तो हमें उधार लेना पड़ेगा, ये बात तो क्लियर है सर। इसकी एक वजह यह बनेगी, जब हम बजट लेंगे ना, उधार लेंगे, सोचो सरकारी ऋण में वृद्धि होगी, सरकारी कर्ज जो है वो बढ़ जाएगा, सरकार को उधार लेना पड़ेगा, सरकारी ऋण यानी उधार में वृद्धि हो जाएगी। अच्छा, जब बजट घाटे का होगा तो ज्यादा मुद्रा आपूर्ति हो जाएगी। भाई सोचो ना, उधार लेके क्या आएगा, पैसा आएगा, चाहे आरबीआई से लें या बाहर से लाएं, मनी की सप्लाई, मैं इंग्लिश में लिख देता हूं, मनी सप्लाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब मैं आपको पढ़ा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं, जब जब मनी सप्लाई बढ़ती है क्या होता है, सोचो। अब आप बताओ मुझे, जब जब मनी सप्लाई बढ़ती है तो क्या होता है, याद करो, तब तब महंगाई बढ़ती है, यानी तब तब प्राइस बढ़ते हैं, कीमत बढ़ती है। भाई जब जब मनी सप्लाई ज्यादा होगी किसी भी कारण से, तब देश में क्या होगा, तो आप कहोगे सर उस समय देश में महंगाई बढ़ेगी। इसी को हम इंक्रीज, मुद्रा आपूर्ति बढ़ती है तो इससे क्या होता है, मुद्रास्फीति यानी महंगाई। इसी का मतलब कीमत बढ़ना भी होता है। बोलो हाँ। अच्छा, कीमत बढ़ेगी तो मनी वैल्यू क्या हो जाएगी, मनी की वैल्यू क्या हो जाएगी। आपको याद है ना भाई, मनी जब जब कीमत बढ़ेगी मनी वैल्यू गिर जाएगी उसके कारण से। लेकिन एक बात याद रखना, घाटे के बजट के कारण ही हमारा विकास भी होता है। क्यों, क्योंकि हमें विकास के लिए पैसा चाहिए, कोई भी नई चीज बनानी है पैसा लगेगा, अपना पास नहीं है तो उधार लेके करें। विकास में वृद्धि भी होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ता है, इससे डेवलपमेंट भी आता है, लेकिन कर्जा भी बढ़ जाता है। तो इससे यहां पर इंपैक्ट क्या है, तो इससे हमारा इंक्रीज इन इन्फ्लेशन भी होता है। आज के लिए इतना ही लिखना है, बाकी इसका पार्ट 2 कराऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में। इन्फ्लेशन या जो प्राइस है हमारे वो बढ़ जाते हैं, मनी वैल्यू जो है वो डिक्रीज करती है, इसे परचेजिंग पावर कहते हैं। लेकिन डेवलपमेंट भी इंप्रूव करता है, डेवलपमेंट भी बढ़ता है। तो इस तरीके से आपने एक एक बात याद करनी है। तो ये बजट घाटे के प्रभाव हैं, उसके इंपैक्ट हैं,
अब आपने आज की क्लास में इतना करा, लेकिन अब मैं आपको अगले लेक्चर में बताऊंगा कहां कहां से कितना पैसा आता है, कहां खर्च होता है, सबसे ज्यादा खर्च कहां होते, घाटा कैसे निकलता, सारी बातें बताऊंगा। ठीक है, लेकिन अब हम चलो एक काम करते हैं सर, क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े से, क्योंकि क्वेश्चन करने से ना थोड़ा अच्छा लगता है ना, कैसे एग्जाम में पूछा गया, जरा देखो जरा। भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सरकार की प्राक्कलित प्राप्ति और व्यय का विवरण संसद के समक्ष रखा जाता है, इस बात को कहा गया है? यानी बजट बनाया जाता है, सिंपल बात यह है, किस आर्टिकल में? तो बजट बनाया जाता है आर्टिकल 112 में। बजट बनाया जाता है आर्टिकल 112 में। हर साल इकोनॉमिक सर्वे कौन बनाता है, कौन संकलित करता है, कौन कंपाइल्ड करता है, बनाता है, किसका काम बताया था मैंने? किसका काम है बनाना? तो आपको पता है ना, सर्वे बनाना और बजट बनाना दोनों दोनों वित्त मंत्रालय का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का काम है। डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर का काम है। घाटे की वित्त व्यवस्था जब आती है तब इससे क्या होता है? घाटे की वित्त व्यवस्था मतलब उधार लेते हैं, और अभी अभी मैंने बताया जब घाटे की वित्त व्यवस्था यानी उधार लेंगे बजट घाटे को पूरा करने के लिए, तो क्या हो सकता है उससे? तो उससे कीमतें राइज करती हैं, कीमतें बढ़ती हैं। कीमतों में भाई ये सब पढ़ा है ना हमने, कीमतों में वृद्धि होती है भाई इसकी वजह से। निम्नलिखित में से किस समिति ने रेल बजट को आम बजट से अलग करने की सिफारिश की थी? रेल के बजट को आम बजट से जो अलग किया गया था, यह किस कमेटी की सिफारिश पर किया गया था? बताओ। तो रेल बजट को आम बजट से अलग करने की जो सिफारिश है ना, मैंने बताया ना 1924 में अलग होकर आया था पहली बार रेलवे का बजट, वो एकवर्थ कमेटी ने कहा, एकवर्थ कमेटी की सिफारिश पर ऐसा हुआ था। किस मंत्री ने पहली बार या किस वर्ष में पहली बार पेपरलेस या डिजिटल बजट पेश किया गया था? तो पहली बार पेपरलेस या डिजिटल बजट की बात करें तो 2021 में किया गया था, निर्मला सीतारमण जी के द्वारा किया गया था, पहली बार 2021 में किया गया था। अच्छा, एक सवाल यह भी है कि बजट जब बनाते हैं, फिस्कल पॉलिसी कहते हैं इसे, तो बजट बनाने का कौन सा एक उद्देश्य नहीं है इसमें? इनमें से कौन सा एक ऐसा उद्देश्य जो बजट बनाने का हमारा नहीं? आखिरी सवाल है आज का हमारा। देखो याद रखना, बजट का काम रोजगार देने का भी है, कीमतों को कंट्रोल मतलब महंगाई कंट्रोल करना और बराबरी लेकर आना, लेकिन दो राज्यों के बीच का व्यापार जो है ना उसको रेगुलेट नहीं करता। दो राज्यों के बीच जो व्यापार हो रहा है ना उसको लेकर कोई बात नहीं करता ये। तो याद रखना, सरकार की जो राजकोषीय नीति उसमें दो राज्यों का ट्रेड को रेगुलेट करने की बात नहीं है। ये तो आज की क्लास हुई। बजट का सेकंड पोर्शन लाऊंगा मैं नेक्स्ट लेक्चर में, फिर उसके अंदर जो पढ़ाऊंगा उसके क्वेश्चन भी कराऊंगा, आपको परफेक्ट बनाकर ही रहेंगे। थैंक यू एवरीवन।